नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल क्विकली करंट अफेयर्स सीरीज में। आज हम 1 से 8 अक्टूबर के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खुलने जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में खुलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में देश के सबसे पहले जल विश्वविद्यालय की पहल जिले के ही रहने वाले और स्वीडन में पर्यावरण वैज्ञानिक प्रोफेसर रविकांत पाठक के अलावा पद्मश्री से सम्मानित जल योद्धा उमाशंकर पांडे ने की है। यह पहला विश्वविद्यालय होगा जहां छात्र और शोधार्थी जल की कमी से पैदा हो रही समस्याओं के लिए पुरातन और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से समाधान खोजेंगे, साथ ही जिसमें संरक्षण और जल संकट को कोर्स के रूप में जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमेरिका में किया जाएगा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण 14 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाएगा। अंबेडकर की 19 फुट की मूर्ति को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया गया है, जिसे प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है और इसका उद्घाटन अमेरिका के मैरीलैंड में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहां किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, अमेरिका के न्यू जर्सी में किया जाएगा। अमेरिका के न्यू जर्सी में भारत के बाहर सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। इस मंदिर का उद्घाटन 8 अक्टूबर को होगा। न्यू जर्सी के छोटे रॉबिन्सविले टाउनशिप में BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम को पूरे अमेरिका से 12,500 से भी ज्यादा लोगों ने मिलकर बनाया है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैमूर जिले में स्थापित किया जाएगा। पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद बिहार को वर्ष के अंत या 2024 की शुरुआत तक कैमूर जिले में दूसरा बाघ रिजर्व मिलने वाला है। वर्तमान में राज्य में बाघों की कुल संख्या 54 है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कैमूर और रोहतास जिलों में फैला है। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मालदीव के निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहम्मद मुइज्जू बने हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जयंती 2023 की थीम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 तारीख 1 घंटा एक साथ थी। यह पहल स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान के लिए एक कदम है। 2023 में महात्मा गांधी का 154वां जन्मदिन मनाया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान लगाया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 6.30% लगाया है। विश्व बैंक ने वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद 2023-24 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.3% बरकरार रखी है। विश्व बैंक ने अपनी अप्रैल रिपोर्ट में 2023-24 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान पहले के 6.6% से घटाकर 6.3% कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, गूगल करने जा रही है। गूगल भारत में एक भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है, जो भूकंप की तीव्रता का पता लगाने के लिए एंड्रॉइड स्मार्टफोन में लगे सेंसर का उपयोग करेगा। गूगल ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के परामर्श से भारत में एंड्रॉइड भूकंप चेतावनी सेवा पेश किया है। अगला प्रश्न है, फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक में विलय के लिए RBI ने मंजूरी दी है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय की मंजूरी दी है। फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ विलय को RBI ने मंजूरी दी है। बेंगलुरु स्थित स्लाइस का मूल्यांकन पिछले साल लगभग 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया था और इस स्टार्टअप की शुरुआत 2016 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने UIDAI के प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। भारत सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के प्रमुख अमित अग्रवाल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है।
अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्री के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत गांवों ने ODF प्लस का दर्जा प्राप्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 75%। भारत के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार भारत के 75% गांवों में लगभग 4.4 लाख ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। और ODF का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन डिफेक्शन फ्री, मतलब खुले में शौच मुक्त होता है। और 2024-25 तक 100% ODF प्लस का टारगेट रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई बैंक ADB के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है भार्गव दास गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है त्रिपुरा बना है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने त्वरित प्रशासनिक कामकाज के लिए कागज रहित प्रणाली अपनाने के सरकार के प्रयासों के तहत एक ई कैबिनेट की शुरुआत की है। डिजिटल पहल के क्रियान्वयन के साथ त्रिपुरा ई कैबिनेट की शुरुआत करने वाला चौथा राज्य है। इसके पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ने इस परियोजना की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, जाति आधारित गणना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिहार बना है। बिहार सरकार के डेवलपमेंट कमिश्नर विवेक सिंह ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी किए हैं, जिससे अलग अलग जाति के लोगों की शिक्षा, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र के हालातों का पता चल सकेगा। इसके अलावा लोगों के लिए सही पॉलिसी लाई जा सकेंगी। अगला प्रश्न है, पहली वैश्विक हल्दी सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मुंबई में किया जा रहा है। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को मुंबई में आयोजित किया गया है। सम्मेलन का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया है। सम्मेलन का आयोजन NCDEX इंस्टीट्यूट ऑफ कमोडिटी मार्केट एंड रिसर्च NICR द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए KN शांता कुमार बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई का फैशन शो का रिकॉर्ड बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लद्दाख में बनाया गया है। हाल ही में लद्दाख के उमलिंग ला फैशन रन ने दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो का रिकॉर्ड बनाया है। चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास उमलिंग ला ने समुद्र तल से 19,024 फीट की ऊंचाई पर विश्व के सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क एवं पर इंटरनेशनल फैशन रनवे का आयोजन किया। और अभी वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल जो है ना राधा कृष्ण माथुर है। लद्दाख से संबंधित अन्य करंट अफेयर कौन कौन से है? दुनिया की सबसे ऊंची मोटरवेल सड़क का निर्माण कहां किया गया है? पूर्वी लद्दाख में किया गया है। याया त्सो झील कहां है? जैव विविधता विरासत स्थल में शामिल किया गया है जो लद्दाख में है। और भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व जो है ना वो भी लद्दाख में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में देश के पहले कार्टोग्राफिक म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मसूरी के सुरम्य शहर में जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, ICC ने किस क्रिकेट लेजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर को बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने भारत के दिग्गज पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को 5 अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू होने वाले वनडे क्रिकेट विश्व कप के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। तेंदुलकर ने 6 बार वनडे विश्व कप में भाग लिया है। सचिन तेंदुलकर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले उद्घाटन मैच से पहले विश्व कप ट्रॉफी लेकर मैदान पर आएंगे और टूर्नामेंट की शुरुआत की घोषणा करेंगे। अगला प्रश्न है, ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटर नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अजय जडेजा को नियुक्त किया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा को ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान की टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम कौन बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नेपाल बनी है। तो अभी हाल ही में जो है ना चीन के होंगशाओ में एशियाई खेल का आयोजन किया जा रहा है, जहां नेपाल की टीम ने ना सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है,
T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दीपेंद्र सिंह एरी ने बनाया है। तो जो नेपाल और मंगोलिया के बीच अभी एशियन गेम्स में क्रिकेट मैच हो रहे थे, उसी में नेपाल के खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह एरी ने इंग्लैंड के खिलाफ 10 गेंदों पर 52 रन बनाकर नाबाद रहे और एशियन गेम्स में नेपाल और मंगोलिया के खिलाफ खेले गए मैच में दीपेंद्र ने यह रिकॉर्ड बनाया है। वहीं बल्लेबाज कुशल मल्ला ने 34 गेंदों में नाबाद 137 रन बनाकर T20 में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स 2022 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निशानेबाजी में जीता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एशियन गेम्स जो है ना 2022 का संस्करण है, जो वर्ष 2023 में आयोजित हो रहा है। तो आपको यह भी बोला जा सकता है, कहीं पे एशियन गेम्स 2022 लिखा होगा, कहीं पे एशियन गेम्स 2023 लिखा होगा। तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि किसी कारणों की वजह से इसको 2022 में आयोजित नहीं किया जा सका था। भारत ने एशियाई खेलों में 2023 में निशानेबाजी में अपना पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। ऐश्वर्या प्रताप सिंह, दिव्यांश सिंह पवार और रुद्राक्ष पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष इवेंट में शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत की इस तिगड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल में विश्व रिकॉर्ड स्कोर 1893 के साथ गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है। और एशियन गेम्स कहां हो रहे हैं? ये चीन के होंगशाओ में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स में कितने वर्ष बाद घुड़सवारी स्पर्धा में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 41 वर्ष बाद जीता है। घुड़सवारी में 1982 के बाद वर्ष 2023 में पहला गोल्ड मेडल जीता है भारत ने। 1982 में भारत की मेजबानी में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। उस वक्त भारत ने घुड़सवारी स्पर्धा में 3 गोल्ड मेडल जीते थे। उसके बाद से एशियन गेम्स 2022 में या वर्ष 2023 में आयोजित भारत को गोल्ड मेडल मिला है। अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स 2023 में महिला वुशु 60 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रोशी मीना देवी ने रजत पदक जीता है। एशियन गेम्स 2023 में भारत की रोशिमीना देवी ने महिला वुशु के 60 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया है। वहीं निशानेबाजी में पुरुष की 10 मीटर पिस्टल टीम ने सरबोज सिंह, अर्जुन सिंह चीमा और शिवा नरवाल ने देश को स्वर्ण पदक जिताया है। अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? ध्यान रखिएगा, पहली भारतीय महिला एथलीट पूछा है। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंजू रानी बनी है। भारत की अन्नू रानी ने होंगशाओ एशियाई खेलों में इतिहास रचते हुए जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। अन्नू रानी ने 62.92 मीटर दूर जेवलिन थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इसी के साथ अन्नू एशियाड में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई है। अगला प्रश्न है, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेलों में किस गेम में स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, स्क्वैश में स्वर्ण पदक जीता है। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने मिक्स डबल स्क्वैश इवेंट के फाइनल में मलेशियाई जोड़ी को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की किस टेबल टेनिस महिला युगल जोड़ी ने 19वें एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने जीता है। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने हाल ही में खेले गए महिला युगल मुकाबले में कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को सम्मानित किया गया है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। वर्ष 2023 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है, जिसमें पीरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रूज और एनी एल हुइलियर को संयुक्त रूप से भौतिकी में 2023 का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है। इन्हें यह अवार्ड पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिविधान का अध्ययन करने के लिए प्रकाश के ऑटो सेकंड पल्स उत्पन्न करने के प्रयोगी विधियों के अध्ययन के लिए दिया गया है। और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस हर वर्ष भौतिक, रसायन और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करती है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नरगिस मोहम्मदी को
सम्मानित किया गया है। ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को इस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और मानवाधिकार और स्वतंत्रता के लिए किए गए उनके प्रयास के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया है। नरगिस मोहम्मदी एक मानव अधिकार कार्यकर्ता भी हैं। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को दिया गया है। तो चलिए इसको भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने रसायन विज्ञान में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया है। इस बार यह अवार्ड क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए मोंगी जी, बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई मकीमोव को दिया गया है। आप इसको याद कैसे रखेंगे कि रसायन के क्षेत्र में मोंगी, लुइस और एलेक्सी, ये फर्स्ट नेम आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, जैसे रसायन में मोंगी, एलेक्सी, लुइस। ठीक है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है कैटालिन कारिको और डुरू विसमैन को प्रदान किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार साइंटिस्ट कैटालिन कारिको और डू विसमैन को दिया गया है। यह सम्मान उन्हें न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है, जिसका इस्तेमाल कोविड-19 के खिलाफ mRNA वैक्सीन बनाने में हुआ था। कैटलिन कारिको एक हंगेरियन अमेरिकी वैज्ञानिक है, वहीं डू विसमैन एक अमेरिकी वैज्ञानिक है। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे? मेडिसिन में डू कैटलिन, ठीक है, डू कैटलिन मेडिसिन, इससे आपको याद रहेगा। डू का मतलब डू विसमैन, कैटलिन से कैटलिन कारिको और मेडिसिन से मेडिसिन के क्षेत्र में रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जॉन फारसे को सम्मानित किया गया है। वर्ष 2023 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार इस बार नॉर्वे के लेखक जॉन फारसे को दिया गया है। उन्हें उनके अभिनव नाटकों और गद्य की रचनाओं के लिए अवार्ड दिया गया है। और 2022 में साहित्य का नोबेल अवार्ड जो है ना, फ्रेंच लेखिका एनी अर्नो को दिया गया था। अगला प्रश्न है, ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2018 एवरीवन इज हीरो को नामित किया गया है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने केरल बाढ़ पर आधारित मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज हीरो को 2024 में अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में नामित किया है। 2018 एवरीवन इज हीरो पहली ऐसी मलयालम फिल्म है जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा सबसे तेज पार किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पलक शर्मा को सम्मानित किया गया है। पलक शर्मा को साल 2022 के मध्य प्रदेश एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पलक शर्मा एक गोताखोर हैं। पलक के नाम जून में हुई सीनियर नेशनल गोताखोरी स्पर्धा में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड है। इसके अलावा वे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित होने के अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही स्वाति नायक ने कौन सा पुरस्कार जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार जीता है। उड़िया वैज्ञानिक स्वाति नायक को कृषि एवं खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान 40 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। स्वाति नायक इस सम्मान को पाने वाली पहली उड़िया वैज्ञानिक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 56वें स्थान पर रहा है। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 है, जिसके जारीकर्ता जो है ना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा होता है। 2023 में भारत के स्थान जो है ना, वो 56वें स्थान पर है। वर्ष 2022 में भारत 52वें पायदान पर था। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 के मुताबिक भारत में आधारभूत ढांचे में सुधार की सराहना की गई है, लेकिन टैलेंट के प्रति स्पर्धा में और सुधार करने पर जोर दिया गया है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे नंबर पे
लक्समबर्ग है और तीसरे नंबर पर आइसलैंड है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वैश्विक नवाचार सूचकांक। तो जिसके जारीकर्ता जो है ना, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है। शामिल देश इसमें जो थे ना 132 देश शामिल हैं, जिसमें भारत की रैंक 40वीं है। इसमें शीर्ष देश स्विट्जरलैंड है और दूसरे स्थान पर स्वीडन है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 2015 में 81वें स्थान से 2023 में 40वें स्थान पर पहुंच गया है। और हाल ही में जारी अन्य सूचकांक में जो भारत का स्थान क्या है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 126वां है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत 127वें स्थान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत 126वें स्थान पर है। हैंडलेस पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत 80वें स्थान पर है। वहीं वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 में भारत 56वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 का 20वां संस्करण जारी किया गया है। वर्ष 2024 में 108 देशों और क्षेत्रों के 1904 विश्वविद्यालय शामिल हैं। इस रैंकिंग में 91 भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है। पहले स्थान पर लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वहीं दूसरे स्थान पर यूनाइटेड स्टेट्स की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है और तीसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम की ही मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस रैंकिंग में भारत के कितने संस्थान शामिल किए गए हैं? 91 संस्थानों को इस रैंकिंग में जगह मिली है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सैन्य उपग्रह नूर 3 को किस देश ने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ईरान ने लॉन्च किया है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ईरान के शहरूद स्पेसपोर्ट से अपना तीसरा सैन्य इमर्जिंग उपग्रह नूर 3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। उपग्रह को 3 चरण वाले कैस्ड वाहन का उपयोग करके ऑर्बिट में भेजा गया है, जिसे IRGO द्वारा विकसित किया गया था। नूर 3 को पृथ्वी की सतह से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर निचली पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास संप्रति का आयोजन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, बांग्लादेश और भारत के बीच युद्धाभ्यास संप्रति का आयोजन किया गया है। भारत और बांग्लादेश ने 3 अक्टूबर 2023 को उमरोई मेघालय में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति का 11वां संस्करण शुरू किया है। दोनों देशों द्वारा बारी बारी से आयोजित यह अभ्यास मजबूत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग का पहल का प्रतीक है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।